हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस समय देखा जाए तो नेपाल में पॉलिटिकल क्राइसिस, उसके साथ साथ इंडिया और नेपाल के बीच में बहुत ही बड़ा डिस्प्यूट हो चुका है। ये कोई एक दिन और दो दिनों से नहीं चल रहा, पिछले लगभग 3 से 4 महीने से, या जब से कोरोना वायरस का प्रभाव पूरी दुनिया में शुरू हुआ है देखने को मिला है, उसके बाद से ही ऐसे समस्याएं देश के सामने आ चुकी हैं। तो इसको लेकर क्या समस्याएं आ रही हैं और इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। आज हम 2 पॉइंट में बात करेंगे। यहाँ पे 4 पॉइंट आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को हम 2 वीडियो में समझेंगे, फर्स्ट और सेकंड। तो ये पहला पार्ट है, तो आप इन 4 बिंदुओं को ध्यान से पढ़ लें। पहला पॉइंट है कि ओली वर्सेस प्रचंड, क्योंकि ये दोनों नेता ही नेपाल में बहुत ही बड़े नेता माने जाते हैं, एक ही पार्टी के नेता है। दोनों के बारे में अभी बात किया जाएगा विस्तार से। दूसरा पॉइंट है कि चाइना प्लस अमेरिका, इनका क्या लक्ष्य है नेपाल को लेकर। तीसरा पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे कि राम को लेकर जो बात किया जा रहा है कि राम इंडियन है या नेपाली हैं, तो इन सब के बारे में हम और चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि राम को और कई देश ये मानते हैं कि राम न नेपाली है न इंडियन है, बल्कि हमारे देश के हैं। तो इन सब के बारे में बात किया जाएगा और लास्ट में बात किया जाएगा कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो प्रेजेंट टाइम में डिस्प्यूट चल रहा है, इसको अगर सुधार करना है, कहाँ पे किसके कारण से ये तनाव आ चुका है, इसको दूर करने के लिए किन पॉइंटों के माध्यम से भारत और नेपाल जैसे पुराना रिश्ता हुआ करता था उसी तरह से दोबारा इस रिश्ते को बनाए रखें। तो इसके लिए हम कई पॉइंट में ही बात करेंगे। नेपाल के हालिया घटनाक्रम से स्पष्ट होता है कि नेतागण राजनीति में बने रहने के लिए कुछ भी किसी को कहने और कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहते। अगर इतनी ही तत्परता देश की सेवा में लगाते तो आज नेपाल देश विकसित देश बन चुका होता। लेकिन नेता का क्या काम होता है और क्या करते हैं, ये पूरा देश पूरी दुनिया जान। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं एक एक पॉइंट के माध्यम से कि क्या प्रॉब्लम है और किसके कारण से समस्या आ रही है। तो पहला हमारा पॉइंट होगा ओली वर्सेस प्रचंड, क्योंकि इन दोनों के बीच में अगर बातें समझ में आएगी तभी हमें पूरी तरह से समझ में आएगा कि किसके कारण से तनाव हुआ है और क्यों और किस बिंदुओं को लेकर तनाव है। पहला पॉइंट है कि एक तरफ जहां हाल ही में महामारी और प्राकृतिक आपदा से घिरे नेपाल को प्रचंड ने कहा कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी को बिखरने या टूटने नहीं दूंगा, क्योंकि केपी शर्मा ओली भी उसी पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी से, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, तो प्रचंड भी उसी पार्टी से। तो दोनों नेता के बीच में तनाव चल रहा है, तो ऐसे में पार्टी टूटने की आशंका हो रही थी। लेकिन प्रचंड ने कहा कि मैं पार्टी को टूटने नहीं दूंगा। लेकिन अगर ओली जी के बयान को देखा जाए तो उन्होंने एक अलग ही बयान छेड़ते हुए, एक अलग ही मुद्दा छेड़ते हुए उन्होंने कहा कि जो राम है, भगवान राम है, वो भारतीय न होकर नेपाली हैं। तो इस समय अगर ऐसे बयान दिया जाएगा तो जो पार्टी है वो बचने के स्थान पे पूरी तरह से टूट जाएगी। और इस तरह से इस पूरे बयान में कहीं ना कहीं राजनीति हमें दिखाई देती है। दूसरा पॉइंट यह है कि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के 2 चेयरमैन हैं, एक ओली तो दूसरे प्रचंड। इसी तरह से स्टैंडिंग कमेटी के कई नेताओं को यह लगता है कि अगर नेपाल भारत के अलावा चीन से संबंध बनाता है तो उसको कहीं अधिक फायदा होगा। तो ये सब ऐसे पॉइंट है जिसके माध्यम से आपको समझ में आएगा कि किस तरह से तनाव शुरू हुआ है और तनाव शुरू होने के बाद आज किस पोजीशन पे आज। तो वहीं तीसरे पॉइंट में यह बताया गया है कि चीन की मंशा यह है कि नेपाल में ऐसी सरकार हो, चाहे केपी शर्मा ओली है, चाहे प्रचंड हो या कोई भी हो, ऐसी सरकार हो जो समय समय पे ऐसे मुद्दे उठाए जिससे भारत के साथ तनाव बढ़ता रहे। देखिए, चाहे ये बॉर्डर डिस्प्यूट हो, काला पानी, लिपू लेक, लिम्पियाधुरा, या जल डिस्प्यूट जो आप जानते हैं कि लगभग 6000 नदियां नेपाल से भारत में बह के आती हैं, जाली मुद्रा, नशीली पदार्थों का जो व्यापार होता है, इस तरह से जो अवैध धंधे होते, इसके साथ साथ मानव तस्करी, पशु तस्करी, ऐसे मुद्दे समय समय पे उठाती रहे जिससे भारत और नेपाल में तनाव बढ़ता रहे और उसका फायदा चीन नेपाल के साथ व्यापार करके उठाता रहे। चौथा पॉइंट यह है कि नेपाल की वर्तमान राजनीति के संकट को दूर करने के लिए, जो वर्तमान में संकट बना हुआ है, प्रधानमंत्री के पद को लेकर संकट बना हुआ है, उसको दूर करने के लिए चीनी राजदूत हाउ यांकी ने जिस तरह से सक्रियता दिखाई है, तो इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि अगर देखा जाए कि नेपाल की राजनीति में चीन देश का कितना दबदबा है। क्योंकि ये जो राजदूत है, चीनी राजदूत हाउ यांकी, ये कभी केपी शर्मा ओली के साथ मीटिंग कर रही हैं तो कभी प्रचंड के साथ मीटिंग कर रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि अगर देश की आंतरिक राजनीतिक स्ट्रक्चर मजबूत है तो बाहरी हस्तक्षेप का प्रभाव बहुत ही कम होता है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि नेपाली लोकतंत्र अभी काफी कमजोर है, क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ पे नेपाली संविधान लागू किया गया है और समय समय पे चुनाव भी होता है कि जैसे संविधान में दिया गया है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा होने के बाद नया प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन फिर भी बड़ी समस्याएं अभी भी नेपाल के संविधान में है। समय पे नेपाली लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश यहाँ के राजनीतिक दल ही करते हैं, क्योंकि अभी कई और चीजें हैं, कई और आंकड़े हैं जिससे बातें समझ में आएंगी कि जो शुरू होता है तनाव
वो नेपाल के पॉलिटिशियन ही शुरू करते हैं और दोष कहीं ना कहीं भारत देश को देते हैं। बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट ये बताया गया है कि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की अस्थायी समिति की बैठक में ओली पर प्रचंड ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है। इनका आरोप ये है कि ओली नेपाल में पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान जैसा शासन मॉडल लाना चाहते हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेपाल में संकट कितना बड़ा और कितना गंभीर है। इनके जो इस तरह से जो बयान है प्रचंड जी का, आप देख सकते हैं यहाँ पे लगाया गया है कि बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि नेपाल में पिछले 4.5 सालों में नेपाल में 4 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो यहाँ पे ये लिस्ट लगाया गया है। लिस्ट में आप देख सकते हैं कि 2015 में केपी शर्मा ओली, उसके बाद प्रचंड, उसके बाद देउबा और आज 2018 से केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि नेपाल में जो राजनीतिक संकट है वो बहुत ही गड़बड़ स्थिति में है। ऐसे में अगर आप देखें पिछले 17 सालों में तो लगभग 17 प्रधानमंत्री नेपाल के बन चुके हैं। नेपाल में 2 ही पार्टियां हैं जो बहुत ही बड़ी है, जैसे नेपाली कांग्रेस पार्टी और ये नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी। इन्हीं 2 पार्टियों का दबदबा है और इन दोनों दलों के नेताओं के ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। इसमें से केपी शर्मा ओली और प्रचंड भी इस तरह से उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि न केपी शर्मा ओली बचे भ्रष्टाचार के केस से, ना ही प्रचंड बचे हैं। नेपाल में अधिकतर ये देखा गया कि जो वहां के नेता हैं वो पार्टी बनाने, पार्टी को जिताने और पार्टी को गिराने में ही अपनी पूरी शक्ति, पूरी पावर लगा देते हैं। अगर उतनी ही पावर से अगर देश के बारे में सोचे, देश के भले के बारे में सोचे, तो नेपाल कब का विकसित देश बन चुका होता। नेक्स्ट पॉइंट है नेपाल में स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा की स्थिति बहुत ही गड़बड़ है। नेपाल में जो अमीर लोग हैं वो बाहर से, दूसरे देशों से बिजली की आयात करते हैं, जबकि नेपाल में बिजली की कोई भी कमी नहीं। आप जानते हैं कि पानी से ही बिजली बनाया जाता है और नेपाल में बहुत ही अधिक नदियां हैं, जिसके कारण से नेपाल में बिजली की कोई कमी नहीं, लेकिन उसको बनाना और एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजना सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है। इसलिए अमीर लोग जो नेपाल में बसे हुए हैं, बॉर्डर के क्षेत्र में, एरिया में बसे हुए हैं, वो दूसरों देशों के ऊपर, बिजली के ऊपर निर्भर हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि नेपाल में स्वयं प्रचंड प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। प्रचंड का कहना है कि ओली 2.5 साल पीएम रह चुके हैं, इसलिए अब अगला जो 2.5 साल बचता है उस कार्यकाल में हमें पीएम बनाया जाए। इसी के लिए नेपाल में इस समय राजनीतिक संकट पद के लिए ही बना हुआ है। लेकिन आरोप किसके ऊपर लगाया जा रहा? भारत सरकार के ऊपर या भारत देश के ऊपर ही आरोप लगाया जा रहा। नेक्स्ट पॉइंट है नेपाल में आए राजनीतिक संकट में भारत और चीन का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जबकि ओली के खिलाफ प्रचंड और कुछ कम्युनिस्ट नेता ने बगावत की है, जबकि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इसमें भारत की साजिश नजर आ रही है। पहले कहा जाता था कि केपी शर्मा ओली जो आज भारत से दूरी बना रहे हैं और चीन की ओर जा रहे हैं, पहले भारत के सबसे नजदीकी नेता माने जाते थे। उनके कार्यकाल में कई ऐसे समझौते हुए भारत और नेपाल के बीच में, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया जिसके कारण से वही केपी शर्मा ओली जो भारत के करीबी माने जा रहे थे, आज सबसे दूरी बना रहे हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अयोध्या जो श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि है, उसको लेकर कोई मूर्ख ही विवाद कर सकता है। अयोध्या को लेकर नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली जी का जो बयान है वो उनका बयान खुद का नहीं है, बल्कि यह बयान शी जिनपिंग का प्रतीक होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये बताया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप नेपाल के हैं या भारत के रहने वाले हैं। बताया तो ये गया कि केपी शर्मा ओली स्वयं नेपाली नहीं है, जो आज भगवान राम के लिए सबूत मांग रहे हैं भारत से कि आप सबूत दीजिए कि भगवान राम नेपाली हैं या भारतीय हैं। तो आप सभी को जानना चाहिए कि केपी शर्मा ओली स्वयं ही नेपाली नहीं है। इनके तो जो पूर्वज थे वो उत्तराखंड में रहते थे, उत्तराखंड से वो नेपाल में चले गए थे। तो ऐसे में जो आज सबूत मांग रहे हैं भगवान की, वो सबसे पहले अपने सबूत दे और अपना पूरा बताएं कि कहाँ रहते थे, कैसे उनके पूर्वज कहाँ पे गए। लेकिन इस तरह ये विवाद खड़ा करके न तो ये नेपाली भाषा बोल रहे हैं, न ही भारतीय भाषा, बल्कि ये लगातार चीनी भाषा बोलकर भारत और नेपाल के जो रिलेशन बने हुए हैं उसको कमजोर करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये बताया गया कि नेपाली कम्युनिस्ट सरकार भारत से हर स्तर पर अपने संबंध को तोड़ना चाहती है। यह बात उसी दिन पता चल गई थी, सभी को एहसास हो चुका था जिस दिन नेपाल देश ने अपना नया नक्शा जारी किया। तो वही भारत सरकार अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रही है। जैसे कुछ आंकड़े दिए गए हैं कि भारत सरकार नेपाल की इस तरह से मदद करती है। कुछ आंकड़े जैसे आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, 2017 और 18 के सेशन में भारत सरकार ने नेपाल को 375 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की थी। 2019 और 20 के सेशन में 1050 करोड़ रुपए, 2020 और 21 के सेशन में जो इस समय चल रहा है तो इसमें 800 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद भारत के माध्यम से नेपाल की गई। फिर समस्या कहां पे आ रही? क्या भारत ने नेपाल की कम मदद की?
समस्या विचारधारा को लेकर आ रही है, जो अफवाहें फैलाई जा रही है न्यूज मीडिया, सोशल मीडिया या राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, इसके कारण से दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन इस समय गड़बड़ चल रहा है, तो ये सबसे बड़ा कारण है। तो इस तरह से अभी हमने बात किया कि ओली वर्सेस प्रचंड, इसमें मैंने 13 पॉइंट में बात किया। 13 पॉइंट में से कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। दूसरा जो टॉपिक था यूएस प्लस चाइना, अमेरिका और चाइना किस तरह से देखा जाए वो नेपाल की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बताया गया कि इस समय नेपाल में दो बड़ी आर्थिक शक्तियों का टकराव हो रहा है, एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ चाइना। ये टकराव नेपाल में निवेश और विकास के लिए मिलने वाली सहायता राशि, अनुदान और कर्ज को लेकर हो रहा है। दोनों ही देश नेपाल में निवेश करने की कोशिश कर रही है। जैसे चाइना का नेपाल में BRI प्रोजेक्ट, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो प्रोजेक्ट है, वो बहुत ही अधिक दिनों से चल रहा है। उसी तरह से अमेरिका नेपाल में MCC मिलेनियम चैलेंज जो आपका कॉरपोरेशन है, उस प्रोजेक्ट के माध्यम से नेपाल में $50 करोड़ की खर्च करने की, $50 करोड़ की योजना पर सहमति तो बन चुकी है, लेकिन नेपाली संसद से अभी तक पास नहीं हो पाया। इसके पास ना होने के कारण से, जो आपका MCC है उसके पास ना होने के कारण ये बताया गया है कि कई ऐसे नेता हैं जो संसद में बैठे हुए हैं, जो चीन के समर्थक हैं या कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, वो इस प्रोजेक्ट को पास नहीं होने देना चाहते। इसलिए माना जाता है कि MCC प्रोजेक्ट इसीलिए लंबे समय तक नेपाल में लागू नहीं हो पा रहा है। और कई बार तो देखा गया कि जनता ने भी भारी विरोध किया कि वह MCC के समर्थक में नहीं है, जबकि KP शर्मा ओली समर्थक में है। उनके साथ कई नेता जो है वो इसके MCC के समर्थक में नहीं है। इसी टॉपिक में दूसरा पॉइंट है, क्योंकि आज पूरा जो टॉपिक है सभी पॉइंट पे ही है। जैसे मैंने शुरू में 13 पॉइंट, इसमें भी हमारा 4 पॉइंट होगा। तो पहला पॉइंट ये शुरू का था, दूसरे पॉइंट पे पहुंचते हैं। दूसरे पॉइंट में ये बताया गया है कि दरअसल विदेशों से मिलने वाली आर्थिक सहायता, वित्तीय कर्ज आदि ने नेपाल की अंदरूनी राजनीति पर खासा प्रभाव डाला। इससे नेपाल की राजनीति में भ्रष्टाचार भी बढ़ा है, क्योंकि जिस प्रधानमंत्री या जिस नेता के कार्यकाल में ये समझौते होते हैं, चाहे वो चीन के BRI प्रोजेक्ट हो या नेपाल और अमेरिका के बीच MCC प्रोजेक्ट हो, इसमें नेपाल के नेताओं को ही सबसे अधिक फायदा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा तीसरा पॉइंट है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नई व्यवस्था में एशिया से लेकर यूरोप, लैटिन अमेरिका तक के देशों की अंदरूनी राजनीति में बाहरी देशों का हस्तक्षेप होते रहे। खाड़ी देशों में कई ताकतवर देश पड़ोसी देशों की अंदरूनी राजनीति में राजनीति को प्रभावित करते रहे हैं। नेपाल को इसका अपवाद नहीं माना जा सकता कि नेपाल में चीन का प्रभाव अधिक है, भारत का प्रभाव अधिक है, आने वाले समय में अमेरिका का भी प्रभाव अधिक हो जाएगा। उन देशों का उस देश की राजनीति में अंदरूनी में हस्तक्षेप जरूर होगा। ऐसा आप कई देशों का एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो इस वीडियो का जो पहला वीडियो है उसका लास्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चीन ने नेपाल के साथ इसी वर्ष की बात की जा रही है, फरवरी महीने का समय था, फरवरी में चीन नेपाल ट्रांजिट प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया है, जिससे नेपाल को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अब भारत पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार का होना चीन के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद की स्थिति है, और चीन इसका पूरा फायदा उठाना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि राजनीतिक संकट हमेशा नेपाल में आता रहता है। आपने देखा कि 4.5 सालों में नेपाल में 4 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो ऐसे में ये चीन के लिए सबसे अच्छा समय, और ये जो महामारी इतने दिनों से फैली हुई है पूरी दुनिया में, इसके बीच में ही चाइना अधिक से अधिक नेपाल में निवेश करके अपनी ओर करने की कोशिश कर रहा है। और इसके साथ ही वह भारत के साथ जो कई हजारों वर्षों से जो रिलेशन बने हुए थे उसको हर संभव करके तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये था पहला पार्ट। इसका सेकंड पार्ट जरूर आपको मिलेगा, तो इसी प्रकार से बने रहिए। सेकंड पार्ट आपको देखना हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स अधिक से अधिक कमेंट करें। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।